उसकी बहन ने उसको कॉल करके बताया कि तू मेरे ऊपर जो इतने इल्जाम लगा रहा है, कभी अपने घर में अपनी माँ के ऊपर भी देख। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपसे एक नौजवान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं। ये नौजवान शदीद तकलीफ में था और उसने ये स्पेशली कहा कि ये कहानी ज़रूर बयान कीजिएगा, कि हो सकता है कि उसकी कहानी सुनने के बाद किसी को शर्म आ जाए, किसी को अकल आ जाए। अब ये नौजवान बताता है कि हम छोटे छोटे थे, मेरी उम्र कहता है कोई तकरीबन तीन चार साल के करीब थी। मेरी एक बड़ी बहन थी जो मुझसे 4 साल बड़ी थी, ये कह लें कि वो 7 से 8 साल की थी। और मेरे घर में मैं, मेरी बहन और मेरे वालिद और मेरी वालदा, हम 4 लोग रहते थे। हमारा बड़ा सा घर था, वालिद साहब की अच्छी जॉब थी और 1 कनाल की कोठी थी हमारी जो घर था। अब इसका नीचे वाला पोर्शन जो है उसमें हम लोग रहते थे और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें हमारे किराएदार रहते थे। अब जो किराएदार थे उनमें भी उनका एक बड़ा लड़का था जो मेरी बहन का हम उम्र था और एक उनकी लड़की थी जो उससे बड़ी थी। अब उनके भी वालिद वालदा, वो भी 4 लोग थे। हुआ क्या कि कुछ वक्त गुजरा कि मेरी जो बहन है उसने मुझे एक दिन चॉकलेट दी और साथ में कहा कि ये एक कागज़ है, ये ऊपर उनके जो लड़का है उसको दे आओ। मैं खुशी खुशी गया, मैंने वो कागज़ ऊपर पकड़ाया, उसके बाद वो चॉकलेट उन्होंने भी मुझे कुछ खाने को दिया, नीचे आया, बड़ा मैं खुश हुआ और इसी तरह से ये मामला बढ़ने लगा। अब कई बार उस नौजवान ने मुझे कुछ चॉकलेट या ऐसी चीज़ें देनी और साथ में एक रुक्का देना और वो मैंने अपनी बहन को देना। वो 2-3 साल ऐसे चलता रहा और आखिर में मुझे एहसास हो गया कि ये कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। तो एक रोज़ मैंने अपनी बहन को समझाया, मैंने उसे कहा कि देखें, आप जो है ना ये काम ना करें, आपको ये मुनासिब नहीं है इस तरह से काम करना, बुरी बात है। तो मैंने समझाना चाहा क्योंकि मैं भी थोड़ा बड़ा हो चुका था। अब मेरी बहन जो है उसने मेरे ऊपर गुस्सा किया। उससे अगले दिन जब वो नौजवान मुझे बुलाता और मुझे कहता कि ये रुक्का अपनी बहन को दे दो, तो कहता मैंने वो रुक्का सीधा जाके अपने वालिद साहब को दे दिया। अब मेरी बहन जो है वो कॉलेज में जाती थी उस वक्त पढ़ने, तो मेरी बहन का रुक्का जो मेरी बहन के नाम था वो मेरे वालिद साहब ने पढ़ा और पढ़ने के बाद वो तैश में आ गए। तैश में आए तो उन्होंने मुझे तो एक कमरे में बंद कर दिया और दूसरे कमरे में मेरी बहन को बंद किया और मेरी अम्मी ने उसकी अच्छी खासी छतरौल की। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने हमारे जो किराएदार थे उनको कहा कि 4 से 5 दिन के अंदर अंदर अपना सामान बांधें और इस घर को खाली करें और चले जाएं। और उसके बाद मेरी वालदा जो है उनकी सख्त ड्यूटी लग गई। मेरे वालिद ने कहा कि तुमने इसको अपनी निगरानी में कॉलेज छोड़ के आना और निगरानी में वापस लेके आना है। अब मेरी वालदा सुबह उसको कॉलेज के गेट पे छोड़ती जब तक वो अंदर नहीं जाती और उसके बाद उसको बाहर आने से पहले ही वहां पे खड़ी होती ताकि उसको लेके आ जाए। और मुझे लगा कि ये अच्छी बात है, मामा केयरिंग हो रही है, पापा केयरिंग हो रहे हैं और वो सिर्फ इस वजह से ये कर रहे थे कि कहीं कोई ऐसा मसला दोबारा ना सुनने में आ जाए। अब ये नौजवान कहता है कि कुछ वक्त गुजरा तो मेरी मम्मी को कॉलेज से स्कूल टीचर की कॉल आई और उन्होंने अम्मी को कुछ बताया और जैसे ही वो वापस घर आई हैं तो बहन के ऊपर वो बोल रही हैं, चीख रही हैं और उसके साथ साथ उन्होंने मेरे वालिद साहब को कॉल करके घर पे बुला लिया। जैसे ही वो घर आए हैं तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी स्कूल टीचर ने आज मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा कि इस बच्ची ने वहाँ के क्लर्क के साथ कोई दोस्ती लगा रखी है। पहले तो बहन ने इधर उधर की आएँ शाएँ बाएँ की और बातें करती रही, उसके बाद आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि हाँ मेरी उसके साथ दोस्ती है और मेरी उसके साथ शादी क्यों नहीं करते आपने मेरी शादी कहीं ना कहीं तो करनी है ना, तो उसके साथ क्यों नहीं कर देते। मेरे वालिद साहब बहुत गुस्से में आए और उस दिन वालिद साहब ने भी मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया, वालदा ने भी उठाया और उसके बाद वालिद साहब ने कहा कि अब इसका स्कूल जाना बंद, कॉलेज बंद, ये घर पे ही रहेगी। उधर बहन ने बड़ा वेला मचाया, कुछ रिश्तेदार इधर उधर से आए और आखिरकार वालिद साहब ने कहा कि एक प्राइवेट अकेडमी है, वहां पर इसका एडमिशन करवा देते हैं और वहां से उसके ऊपर कड़ी नजर रखी जाने लगी। आखिरकार मेरी बहन ने प्राइवेट अकेडमी के जरिए से अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और कहता है इस वक्त तक मैं भी कॉलेज जाने लग गया। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज में एक असद नाम का लड़का था जिससे मेरी दोस्ती हो गई। असद जो है वो मेरा बहुत ही प्यारा फ्रेंड बन गया। असद कुछ गरीब भी था, माली हालात भी उसके खराब थे और ऐसा था कि कई बार मैं उसकी फीसें भी अदा करता था। और इधर मेरी बहन जो है उसको एक स्कॉलरशिप मिल गई तालीम मुकम्मल करने के बाद। उस स्कॉलरशिप के ऊपर मेरी बहन जो है वो यूके के लिए जाना चाहती थी और मेरे वालिद साहब ने उसे जाने दिया क्योंकि इसमें मेरे वालिद साहब के ज्यादा अखराजात नहीं हो रहे थे। सारे अखराजात जो है स्कॉलरशिप के ऊपर थे। वालिद साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह अप्लाई करने थे, वो किए। बहन जो है वो यूके चली गई। इधर जो असल लड़का था उसके साथ मेरी दोस्ती गहरी होने लगी। मैं कई बार उसकी फीसें अदा करता, फिर उसको अपने घर भी ले आता और हमारे घर उसका आना जाना अच्छे से हो गया। अब मेरा दोस्त और मेरे वालिद और वालदा जो हम घर में होते थे, मेरा दोस्त कई बार हमारे घर पे ही सो जाता। इसी तरह से काम चलता रहा और उधर मेरी बहन जो है उसके बारे में हमारे कुछ जानने वालों के जो तासुरात हैं, कुछ ख्यालात, कुछ मुखबरियाँ कह लेंगे हमारे घर तक पहुंचनी शुरू हुई। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को बताया कि आपकी बेटी जो है वहाँ पर एक इंडियन हिंदू लड़का है, उसके साथ रिलेशनशिप में है। वालिद साहब ने उसको फ़ोन किया तो उसने इनकार कर दिया कि ये कोई बात नहीं, वो सब जेलस हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ये है वो है। और वालिद साहब इसी दौरान अपना वीज़ा भी लगवाना चाह रहे थे यूके का। अब वालिद साहब पीछे जाना चाह रहे थे लेकिन 2-3 बार अप्लाई किया, वीज़ा जो है अप्लाई ना हो सका। उधर वालिद साहब ने कुछ लोगों को उसके पीछे लगा दिया कि हमें कुछ तस्वीर वहाँ से बनाकर भेजें।
अब कुछ 6 महीने गुजरे तो वहाँ से लड़की और लड़के की तस्वीरें आ गई, और ये लड़की और लड़का जो है दोनों एक ही कमरे में बगैर निकाह के रह रहे थे। कहते इधर जब तस्वीरें पहुंची तो वालिद साहब ने उससे बात की, और उसके बाद वालिद साहब जो है उसको समझाने लगे, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा जी हाँ ठीक है, जो भी है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, मेरे जज्बात हैं, एहसासात हैं, मैं जो मर्जी करूँ, तुम लोग मुझे कौन होते रोकने वाले। और उसने अपने मन मर्जी करनी शुरू कर दी। मैंने भी बहन को समझाना चाहा, क्योंकि मैं भी कॉलेज जाता था, और इधर हमारे घर के मामला जो है ना बड़े खराब चल रहे थे, डिस्टर्ब चल रहे थे। असद जो था उसे हमारे घर की हर बात के बारे में मालूमात थी। और इधर एक रोज शाम को वालिद साहब जो हैं वो सोते हैं, सुबह जब उठे हैं तो पता चला कि वो जिंदा नहीं है। इधर मेरी वालदा ने सबको बताया, हमारे घर में कहराम मच गया कि वालिद साहब जो है उनकी डेथ हो गई। और डेथ होने के वक्त जो मेरा दोस्त असद था वो मुझे भी संभाल रहा था, मेरी वालदा को भी दिलासे दे रहा था। उधर मेरी बहन के साथ भी वो फ़ोन पे उनको भी बता रहा था कि ऐसे ऐसे। और मेरी बहन जो है उसने वहाँ से पाकिस्तान आना मुनासिब नहीं समझा। उसको पता था कि अगर मैं पाकिस्तान गई तो वहाँ पर मेरे ऊपर बहुत सी बातें होंगी, पाबंदियाँ होंगी, मुझे शायद वापस भी ना आने दिया जाए, तो उसने आना गवारा नहीं समझा। वालिद साहब की तदफीन हो गई, और उसके बाद मेरे जो रिश्तेदार थे उनके भी चेहरे सामने आने लगे। एक चचा थे, उनके पास एक मकान किराए पे था, वो उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर एक और खालू थे, उनके पास एक मकान किराए पे था, उन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब जिसके पास वालिद साहब की जो चीज़ थी उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, हमें वो वापस नहीं मिली। और इधर मेरी वालदा जो है वो इद्दत में थी, और असद जो है वो हमारे घर आता जाता था, और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। वो अक्सर क्या होता था कि असद मेरी वालदा के कमरे में लेटा होता, और वहीं अगर सो जाता तो वालदा कहती कि चलो इसके ऊपर चादर दो, तुम अपने कमरे में सो जाओ, इसको सोने दो। तो मैं चला जाता था। अब तकरीबन को 3 से 4 महीने गुजर गए, और मैं अपनी बहन को कॉल या मैसेज करता रहता था। एक दिन मैंने उसे कॉल की, मैंने उसे समझाना चाहा तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरे ऊपर मेरे बाप ना बनो, अपने काम से काम रखो, मेरे जज्बात हैं, सब कुछ है, मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने के बाद भी मैं उसे अक्सर मैसेज करता रहता था कि मैं उसे समझा सकूंगी ये गलत है जो तुम कर रही हो, लेकिन मेरी बहन नहीं समझी। कुछ वक्त गुजरा तो उसका एक दिन मुझे मैसेज आता है कि तुम जो मेरे ऊपर इतने वो गैरतमंद बन रहे हो, अपने घर में भी कुछ देखो ना, अपनी माँ की तरफ भी देखो। अब उसके ये जुमले थे। उसके बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं उसे कॉल करूं, वो कॉल अटेंड ना करे, नंबर चेंज करके करूं, जैसे भी करूं, और मेरी बात का जवाब ना दे। मैंने उसे बार बार कहना शुरू कर दिया कि तुम मुझे बताओ बात क्या है। और उधर से 3-4 दिन के बाद मैं अम्मी के पास गया। मैंने उनको भी बताया कि इस तरह से उसने मुझे ये बात की है कि तुम अपने घर में देखो। अम्मी ने कहा वो पागल है, ऐसी को फालतू में अपना गुस्सा जो है तुम इधर घर की तरफ मुंतकिल कर रही है, तो उसकी बातों के ऊपर तवज्जो ना दो। ये नौजवान कहता कि मेरे दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं बैठ चुकी थी कि ये बात उसने की तो की क्यों। कहता मैं अक्सर बहन को मैसेज करता रहता कि तुम्हें खुदा का वास्ता है, ये है वो है, मेरी कॉल पे बात करो, बात सुनो, मुझे बताओ कि क्या वजह क्या है। तो कहता कुछ वक्त और गुजरा तो 1-2 रोज उसने मुझे कॉल की। मेरे मैसेज के बाद उसने मुझे कॉल करके कहा कि तुम्हारा जो दोस्त असद है उसके तुम्हारी माँ, हमारी माँ जो है उसके साथ तल्लकात है, तुम इसको देखो। कहता मैंने उसके बाद असद को फ़ोन किया, कई बार फ़ोन करना कि आप इधर आ जाओ, वो टाल देता था कि मैं नहीं आ रहा। 15 दिन गुजर गए, मैंने इन दोनों के ऊपर नज़र रखी हुई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं मैंने ऐसा देखा। तो मैंने अपनी बहन को कॉल की, मैंने उसे कहा कि देख बेशर्म, तुमने मेरे लिए मेरी माँ के बारे में क्या कुछ ख्यालात पैदा कर दिए, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मेरी बहन ने कहा कि जो तू दिन में जागता है ना, कभी रात को भी जाग के देख। कहता कि मैंने अपनी लाइट बंद करनी और रात को जागना शुरू कर दिया। एक रात गुजर गई, दूसरी रात गुजरी, तीसरी रात जब आई तो मेरी वालदा जो है उसने मेरा दरवाज़ा खोल के देखा, तो मैंने आंखें बंद कर ली, ऐसे सो रहा हूँ। और उसके बाद वो खामोशी से गई, बाहर वाला दरवाज़ा खोला, और मैं क्या देख रहा हूँ कि असद घर के अंदर आया। असद घर में आया और सीधा अम्मी के कमरे में चला गया, और उसके बाद वो अंदर से कुंडी लॉक हो गई है। मैं ऊपर से हाकी उठा के नीचे आया हूँ कि मैं आज छोड़ूंगा नहीं किसी को। लेकिन जब मैं नीचे पहुंचा हूं तो फिर मेरे पता नहीं क्यों दिमाग में आया कि मैं इस वक्त ऐसा हंगामा करके लोगों को क्या बताऊंगा। मैं वापस कमरे में चला गया हूँ, और मुझे ये सारी मालूमात थी कि यहाँ क्या चल रहा है। अब मैं रोज इन चीज़ों को देख रहा था। कोई हफ्ता एक गुजर गया तो मैंने अपनी बहन को कॉल की कि मैंने उसे बताया कि तुम जो कह रही हो वो ठीक था, और असल रोज आता है, इस तरह से मामला चल रहे हैं, और मैं इनका कुछ ऐसा हाल करूंगा कि ये जमाना देखेगा। अब 3 से 4 दिन गुजरे, और मेरी अम्मी जो है वो सीरियस रहने लगी, माँ जो है, और वो घर के काम काज, मेरे कपड़े इस्त्री करना, मुझे खर्चा भी ज्यादा देना। एक रोज दोपहर का वक्त था, मैं बाहर से आया हूँ तो असद हमारे घर था। तो मैंने आके पूछा कैसे आए, तो वो संजीदा सा बैठा हुआ था। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि अब बेटा बैठो इधर। जब मैं बैठ गया हूँ तो माँ मुझे कहती कि देखो मैंने असद से निकाह कर लिया है। ये खबर मेरे पाँव के नीचे से निकल गई, और कहती है हमें पता चला था कि तुम्हें पता है कि हमारे दरमियान ये तल्लकात चल रहे हैं, तो ये हमने सिर्फ इसलिए नहीं बताया था कि लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने निकाह कर लिया है।
और अब जब तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ कुछ गलत चल रहा है, तो हमने सब फैसला किया कि तुम्हें ये सब कुछ बता दें। जैसे उन्होंने मुझे बताया, कहता मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। और एक चीज़ तो साफ होगी कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये था कि मेरी माँ, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब थी, और मेरे 25-26 साल जिसकी उम्र दोस्त की है, उसके साथ निकाह कर चुकी है। मुझे ये था कि चलो कहीं और निकाह करते हैं, और बात थी, मेरे दोस्त के साथ ही निकाह कर लिया। अब कहता है कि उसके बाद मेरी माँ जो है, उसने असद ने हमारे घर ही रहना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने उसके साथ कभी तस्वीरें बनानी, कभी अपलोड करनी, रिश्तेदारों को पता चला, उन्होंने बातें करनी, और इन्होंने कभी मरी जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो कहता मैं अंदर ही अंदर कुड़ता रहता था कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ क्या किया। और उधर मेरी बहन जो है, वो मुझे ताने देती थी कि देख, उनको जो कर रहे हैं वो करने दे, तुम अपनी फिक्र करो, ऐसे ही किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलते। और कहता कि मैं परेशान था कि ये हो क्या रहा। एक रोज कहता मुझे एक मोहल्ले का नौजवान मिला, उसने कहा कि देखो ये मामला चल रहे हैं, और मुझे खबर मिली है कि तुम्हारी माँ का उससे निकाह नहीं हुआ। कहता मैं परेशान, मैं घर गया हूँ, मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ आपका निकाहनामा किधर है। तो माँ ने ढूंढना शुरू कर दी, कभी इधर हाथ मार, कभी उधर हाथ मार, और कभी असद को कहे कि असद निकाहनामा देखो। जिस तरह वो एक दूसरे को पुकार रहे थे, मुझे उससे और भी गुस्सा चढ़ रहा था। थोड़ी देर गुजरी तो ढूंढने के बाद कहते हैं कि वो पता नहीं मिल नहीं रहा, तो असद जो है ना, वो आपको कल या परसों नादरा से नया निकाहनामा निकलवा के ला देगा। कहता कि मैं उसके बाद अगले दिन नादरा ऑफिस चला गया। नादरा ऑफिस से चेक किया तो मेरी वालदा जो है वहाँ पर बेवा तो रजिस्टर्ड थी, लेकिन उसके बाद उनका निकाह रजिस्टर नहीं था। अब मुझे गुस्सा चढ़ा, घर आया हूँ, मैंने आके असद घर पे ही था, और उसकी वो छतरौल की कि शायद अगर मेरी माँ उसको मुझसे छुड़वाती ना, और वो भागता ना, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। और उसके बाद मैं अपनी माँ की तरफ देखूं, मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं मजबूरन हाथ ना उठा सकूं। आखिरकार मैंने सोचा कि आज मैं कुछ कर लूंगा। मैं ऊपर वाले कमरे में चला गया, और वहां जाकर मैं कभी रो रहा हूँ, कभी हंस रहा हूँ, और मेरी अजीब सी कैफियत चल रही थी। मैं परेशान था। मेरी माँ मेरे दरवाजा बजा रही थी, बेटा दरवाजा खोलो। और उससे पहले, मतलब जितनी देर हम आपस में लड़ रहे थे, मेरी माँ ने मेरे पाँव पकड़े, सब कुछ किया कि बेटा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। उसके बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आ गई और मेरे पास बैठी है, मेरे पाँव पकड़ लिया और कहती कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं बहक गई थी, लेकिन इसके पीछे जो हाथ है वो तुम्हारे बाप का है। तुम्हारे बाप को हमारे बारे में पता था, मेरे और असर के बारे में। अब मेरे ऊपर और छुरियां चल गई। वो मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारे बाप का तुम्हारी फलां जो रिश्तेदार है उसके साथ चक्कर था। मैंने सिर्फ उसे सजा देने के लिए ये सब कुछ किया था, और इस कदर ये बढ़ गया कि आज मुझे शर्मिंदगी हो रही है तुम्हारे सामने। बेटा मुझे सिर्फ एक बार माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई है। कहता आखिरकार मैंने अपनी माँ से कहा कि ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। माँ जो है वो नीचे चली गई, मैं ऊपर कमरे में रहा हूँ, और उसके बाद वहीं सो गया हूँ, नहीं पता चला। सुबह उठाऊँ तो मैं बाहर निकल गया हूँ, नीचे मैंने नहीं देखा। बाहर निकला हूँ दोपहर को 3 बजे के करीब, जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि किचन में किसी तरफ कोई आवाजें नहीं आ रही, खामोशी है हर तरफ। तो मैं सीधा माँ के कमरे में पहुंचा हूँ, तो देखा कि माँ जो है वो मर चुकी थी। अब मैंने फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की, पुलिस आई है, मौका देखा, सारी चीजें देखी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। असल कहाँ गया मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर के अंदर ये मामला चले। अब ये नौजवान खुद में परेशान था कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूं। उसके बाद मेरी दिमाग से ये तो शायद कम हो गया कि मेरी माँ ने गलत किया था, क्योंकि मैं उसे माफ कर चुका था, लेकिन मेरे ऊपर एक बोझ और चल पड़ा था कि मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली। मेरी माँ ने ये सब कुछ किया क्यों, और मेरे दोस्त ने मेरे साथ ये किया। अब मैं जीऊं तो जीऊं कैसे, मैं कैसे जिंदगी गुजारूं। मैं इस वक्त इतनी डिप्रेशन में हूं कि मैं बैठे बैठे बेहोश हो जाता हूं, मेरी आंखें उल्टी हो जाती हैं, और मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। ये नौजवान अपनी कहानी सुना रहा था, और सुनाते हुए सैकड़ों सवाल उसकी आंखों में थे। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे दिमाग से ये सारी यादें खत्म हो जाए। बाकी आप लोगों से ये कहानी शेयर करने का मकसद ये है कि अगर कहीं आप कुछ ऐसा कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो उससे पीछे हट जाएं, क्योंकि जिंदगी एक ही बार आती है। इंसान बहुत कुछ करता है, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सब कुछ पता चलता है, और इंसान की इज्जत एक पल में खत्म हो जाती है, और उसके बाद उसका जीने को दिल नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से इस नौजवान की वालदा ने अपने आप को खत्म कर लिया। शायद वो समझ चुकी थी कि अब उसके जीने का कोई फायदा नहीं है।